हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा आपके साथ करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही में जो क्वेश्चन होगा उसके कॉन्सेप्ट और फैक्ट की भी बात करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के आम तौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। यानी कि वो पदार्थ जो आपके सड़ गल के या तो वो खाद में या तो वो किसी अन्य काम में यूज होते हैं, उस प्रकार के पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इसको सड़ाने गलाने के लिए हमारे पास दो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक का नाम है बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है फंगस। बैक्टीरिया और फंगस की सहायता से हम बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट यानी कि जैव अपघटनीय पदार्थ को सड़ा गला के दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फल और सब्जियों के छिलके, कागज, लकड़ी, गोबर, इन सभी पदार्थों को सड़ा गला के, और जब यह पदार्थ सड़ गल जाते हैं तो यह हमारे पर्यावरण को कम हानिकारक हानि पहुंचाते हैं। एक दूसरा पॉइंट ए भी है, यानी एक दूसरे प्रकार का पदार्थ ए भी है जिसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव अपघटनीय पदार्थ जानते हैं। यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से सड़ते गलते नहीं है और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, पॉलीथीन, ये सारी चीजें या तो बैक्टीरिया या फंगस या किसी अन्य सूक्ष्म जीव की से आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा पदार्थों को सड़ा गला के हम या तो खाद या अन्य उपयोगी पदार्थ बना देते हैं। जैव अपघट्य अपशिष्ट में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंद विघटित करके उन्हें खाद या उपयोगी पदार्थ में बना देते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। यह दो सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, फंगस, आपको याद रखना है कि यही दोनों चीज किसी भी पदार्थ को सड़ा गला के या तो खाद या अन्य किसी चीज में बदल देते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख उच्च स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, वो भी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये सारा रिएक्शन पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के नाम से जानते हैं। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा ग्लूकोज यानी C6H12O6। यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मेन प्रोडक्ट है। और हम बाई प्रोडक्ट की बात करें तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और इसके साथ में H2O यानी कि पानी भी निकलता है। तो वो आपका पत्तियों के रेस्पिरेशन के प्रोसेस से पानी बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्री पौधे विशेषकर फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह सूक्ष्मजीव प्रकाश संश्लेषण करके बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। अगर वहीं पौधों की बात करें तो जो पौधे होते हैं वो जो सूर्य की ऊर्जा होती है यानी जो सनलाइट होती है, इसका 1 या 2% यूज करके भोजन बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो लाल रंग का प्रकाश होगा, जो लाल रंग की लाइट होगी, और नीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक भोजन बनाया जाता है पौधों के द्वारा। और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि सबसे कम किस रंग में बनता है, तो वह हरा रंग हो जाता है।
और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर पौधे सूर्य के प्रकाश के 1 से 2% का यूज करते हैं खाना बनाने में, तो और प्रकाश का क्या होता है, तो ज्यादातर प्रकाश लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है या उसको उष्मा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें आपको CO2 भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो CO2 जो पत्तियां होती हैं उनके स्टोमेटा से, पत्तियां स्टोमेटा यानी वायुमंडल में हवा से ले लेती हैं। और पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो यह जड़ों से जाइलम, जाइलम एक और टिश्यूज होता है, ऊतक होता है, जो इसके जड़ के थ्रू पौधे के विभिन्न पार्ट तक पहुंचता है। तो वह पानी किसके रूप में यानी किस टिश्यू से होकर जैसे पहुंचता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक तरह की जो जाइलम है, मान लीजिए कि यह पाइप है जिससे पानी होते हुए पौधों के जमीन यानी जड़ों से होते हुए पौधों के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। जो आपके पूरा प्रोसेस होगा यानी कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो जड़ होती हैं उनसे पानी पौधों के ऊपर तक जब चढ़ता है यानी ऊपर तक जब जाता है, मान लीजिए एक पाइप की तरह, तो उस प्रोसेस को परासरण ऑस्मोसिस क्रिया कहते हैं। और जिस पाइप से होते हुए जाता है उसे हम लोग जाइलम, जाइलम का नाम देते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री पौधे से प्रकाश संश्लेषण हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस है वह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें कुछ फैक्ट है जिसमें आपके पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस, ओजोन दिवस और पर्यावरण दिवस की बात किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जो पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस की बात करें तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है, मार्च को मनाया जाता है। तो मार्च को लिखेंगे तो MARCH होता है मार्च की स्पेलिंग। तो उसमें आपका पहले होता है यम, यम को अगर आप उल्टा कर देंगे तो डब्लू हो जाएगा, यानी मार्च से यम को उल्टा किए डब्लू हो गया, डब्लू से वाटर डे यानी 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे। और जैव विविधता की बात करें तो वह 22 मई को मनाएंगे। जैव विविधता, विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। तो यहाँ पे अगर 22 लिखते हैं तो यहाँ पे दोनों सेम है यानी एक ही प्रकार के हैं, तो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं कि इसका अपोजिट अलग अलग होगा। तो आप 22 मई। और ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर यानी ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है। और O3 आपका ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के रिएक्शन से बनता है। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। तो 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 16। इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि 16 सितंबर। 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और साथ ही में इसके इस बात की बात कर लेते हैं यानी कि जो भी पृथ्वी दिवस है या जल दिवस है, जैव विविधता दिवस है, ओजोन दिवस है, पर्यावरण दिवस है, यहाँ पे जो सन दिया है इसी दिन, इसी वर्ष से इसकी मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी शुरुआत, जैसे जैव विविधता की बात करें तो 2000 में मनाया गया था, ओजोन दिवस की बात करें तो 1995 में मनाया गया था। तो इस प्रकार इस पूरे पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापित यानी इसको मनाने की मनाने का जो भी संस्था थी वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो जैव विविधता है और जो संरक्षण, पर्यावरण संतुलन सभी को बनाए रखना। और अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव यानी वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो जो बायोगैस का मुख्य घटक है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मेथेन है। मेथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है। अगर इसके डिटेल की बात करें,
बायोगैस में सामान्यतः 50 से 70% मीथेन पाई जाती है और 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जबकि थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो भारत है यानी कि हमारे देश में मीथेन का मुख्य स्रोत है वह आपका धान का खेत, क्योंकि जब धान के खेत में जो दलदली भूमि होती है, अगर इसके हम डिटेल की बात करें तो जो दलदली भूमि होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी से जो भी आपके पदार्थ होते हैं सड़ने लगते हैं, तो उससे आपकी मीथेन गैस निकलती है। दीमक के द्वारा, समुद्र और झीलों से मीथेन गैस निकलती है, ज्वालामुखी से निकलती है, फार्मा क्षेत्र जैसे आर्कटिक में जमी बर्फ पिघलने पर भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, धान की खेती से मिलता ही है। पशुआ पशु पशु में जैसे आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, इनके पाचन से जब वो जुगाली करती है तो उससे मीथेन गैस निकलती है। कूड़ा कचरा का जो स्थल हो गया उससे मीथेन गैस निकलती है। कोयला की खदानें, जब आप कोयला निकालते हैं, जब उसकी खदानों को खोदते हैं तो भी मीथेन गैस निकलती है। तेल और प्राकृतिक गैस के उत्खनन और परिवहन से मीथेन निकलती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से मीथेन गैस निकलती है। तो ये सारी चीजें जहां से मीथेन गैस आपको रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।